हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस के आज मैं आपको टॉप 500 क्वेश्चन है वो करवाने वाला हूं। और इसके अंदर दोस्तों आप देखिए प्रश्नों का लेवल, क्योंकि दुनिया के दोस्तों सबसे खतरनाक प्रश्न है पॉलिटिकल साइंस के, वो आपको यही मिलेंगे। ठीक है, आप वीडियो पूरा देखना और कोशिश करना ज्यादा से ज्यादा आपके सही हो सके क्वेश्चन। ठीक है, तो वीडियो आपको पूरा देखना है और आराध्या आरएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, बेल आइकन को दबाना है, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करना है। बहुत ही अच्छे अच्छे लेवल के दोस्तों इसमें प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? यानी कि संविधान सभा का जो विचार है वो सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था, यह बताना है अपने को। चार ऑप्शन दोस्तों आपके सामने यहाँ पे दे रखे हैं। तो ये विचार है वो सर्वप्रथम प्रस्तुत है वो दोस्तों स्वराज पार्टी ने किया था 1924 में। ठीक है, याद रखना, ए नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर। आगे देखो, सेकंड नंबर प्रश्न है, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ? तो दोस्तों प्रथम अधिवेशन की अगर मैं बात करूं तो 9 दिसंबर 1946 को तो प्रथम अधिवेशन हुआ था। ठीक है, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष सचिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। जब दूसरी बैठक हुई यानी कि दूसरा अधिवेशन हुआ वो कब हुआ? तो इसके ठीक 2 दिन बाद यानी कि 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई थी, जिसमें स्थायी अध्यक्ष को चुन लिया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और ठीक इसी के भी 2 दिन बाद यानी कि 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव लेके आए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, आपको ये डेट याद रखनी है, 9, 11 और 13। ठीक है, आगे देखो, 3 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर अपने को यहाँ पे विचार करना है। ठीक है, 3 कथन दिए गए हैं, अपने को कूट भाषा में बताना है कि कौन सा सही कथन है। तो देखिए, संविधान सभा ने अपना कार्य करना दिसंबर 1946 से प्रारंभ किया, बिल्कुल सही है। देखो, जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा के अध्यक्ष थे, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू है वो संविधान सभा के अध्यक्ष नहीं थे। ठीक है, आगे देखो, संविधान सभा ने भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया था, यह भी बिल्कुल सही है। तो 1 और 3 ये सही है इसमें। तो कुटुंबा समय यहाँ पे इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी नंबर का ऑप्शन 1 और 3 सही है। आगे देखो, 4 नंबर का प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किस कारण से किया? मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का जो बहिष्कार है वो कौन से कारण के अनुसार इन्होंने बहिष्कार किया था? तो वो था दोस्तों क्योंकि मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहती थी। मुस्लिम लीग है वो मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहती थी, इसलिए दोस्तों मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया। ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो दोस्तों संविधान सभा का जो सदस्य है वो कौन नहीं था, वो अपने को इसमें बताना है। देखो, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बस अपने को बताना है कि कौन सा इसमें सही है। तो दोस्तों देखो 4 ऑप्शन, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें लोकनायक जयप्रकाश नारायण, के.एम. मुंशी, आचार्य जे.बी. कृपलानी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये संविधान सभा के सदस्य थे, लेकिन लोकनायक जयप्रकाश नारायण ये इसके सदस्य नहीं थे। सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 6 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान इनमें से किसके संविधान का सर्वाधिक ऋणी है? भारतीय संविधान इनमें से किसके संविधान का सर्वाधिक ऋणी है? तो दोस्तों 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है, ठीक है, इसका ऋणी है भारतीय संविधान सबसे ज्यादा। ठीक है, तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखो, संविधान लागू होने के पश्चात निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संघ में आरक्षित राज्य था? यानी कि
भारत में संविधान लागू होने के पश्चात भारतीय संघ में आरक्षित राज्य कौन सा था? ठीक है, तो चार ऑप्शन आपके सामने है। दादरा एवं नागर हवेली, ठीक है, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, सिक्किम। ठीक है, तो क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? तो वो है दोस्तों सिक्किम। ठीक है, याद रखना इसको। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय गान प्रथम बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? राष्ट्रगान है ये दोस्तों सन 1911 में कोलकाता अधिवेशन में दोस्तों ये प्रथम बार राष्ट्रीय गान गाया गया था। तो बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय गान को आधिकारिक मान्यता किस दिन प्राप्त हुई? तो देखो आपको याद रखना है कि 26 जनवरी को तो अपन राष्ट्रगान गाते ही हैं। ठीक है, ठीक उससे 2 दिन पहले यानी कि 24 जनवरी को, यानी कि 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को आधिकारिक मान्यता प्रदान की गई थी। तो याद रखना आपको ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखो, सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की पट्टी में निम्नलिखित में से कौन सा एक चित्रित नहीं है? सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की पट्टी में निम्नलिखित में से कौन सा एक चित्रित नहीं है? चार ऑप्शन आपके सामने है, हिरण, घोड़ा, हाथी, सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है हाथी। ठीक है, हाथी नहीं है दोस्तों इस अशोक के सिंह स्तंभ की पट्टी में, हिरण है, घोड़ा है और सिंह है। ठीक है, तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए 11 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, और बहुत ही अच्छा लेवल का प्रश्न है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सूची फर्स्ट और सूची सेकंड यहाँ पे दे रखी है। और सूची फर्स्ट में दोस्तों संविधान सभा की समितियां दे रखी है और सूची सेकंड में अध्यक्ष दे रखे हैं। ठीक है, तो अपने को दोस्तों इसमें क्या करना है कि सुमेलित करना है, यानी कि कौन सी समिति का अध्यक्ष कौन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दोस्तों मसविदा समिति के जो अध्यक्ष थे वो दोस्तों कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे वो है दोस्तों इसमें भीमराव अंबेडकर। ठीक है, इसको मसविदा जो समिति है इसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। मौलिक एवं अल्पसंख्यक अधिकारों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे देखो संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और कार्यकारी समिति के अध्यक्ष थे कन्हैया लाल मुंशी, जिसको अपन KM मुंशी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 4 1 2 3। ठीक है, कूट भाषा में इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 1 2 3, यानी कि डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखो 12 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? यानी कि संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों सबको पता होना चाहिए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू थे संघ संविधान समिति के अध्यक्ष। सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 13 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करता है, इससे अभिप्राय है। तो इससे अभिप्राय क्या है? चार ऑप्शन आपके सामने है, फिर कूट भाषा में बताना है अपने को। इतने अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन दोस्तों आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे, तो वीडियो जरूर पूरा देखिए। 100 क्वेश्चन है वो आप देखोगे तभी पता लगेगा कि इतने अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन है वो काश मैंने पढ़े होते पहले। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करता है भारतीय संविधान, तो इससे अभिप्राय क्या है? तो यहाँ पे देखो राज्य सभी धर्मों को समान मानेगा, बिल्कुल सही है। सभी लोगों के विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता होगी। ठीक है, बिल्कुल सही है। शैक्षणिक संस्थानों को बिना किसी अपवाद के धार्मिक शिक्षा देने की स्वतंत्रता होगी, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। शैक्षणिक संस्थान है वो दोस्तों धार्मिक शिक्षा वहां पर देने की स्वतंत्रता नहीं होगी। ठीक है, राज्य
रोजगार के विषय में धार्मिक आधार पर किसी भी प्रकार का विभेद नहीं करेगा। ठीक है, ये भी इसमें बिल्कुल सही है। यानी कि यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष राज्य का अभिप्राय पूछा है कि इसका अर्थ क्या है। ठीक है, तो इसके 3 अर्थ है, 1, 2 और 4। तो डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखो, प्रस्तावना से दोस्तों हमें क्या प्राप्त होता है? तो दोस्तों प्रस्तावना से हमें संविधान के बारे में संक्षिप्त जानकारी मिलती है। प्रस्तावना से हमें संविधान के बारे में संक्षिप्त जानकारी मिलती है। बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है? तो यानी कि कौन से भाग को आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है भारतीय संविधान में? तो दोस्तों प्रस्तावना को दोस्तों आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है भारतीय संविधान में। ठीक है, तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 16 नंबर का प्रश्न है, प्रस्तावना में प्रतिस्थापित समानता, स्वतंत्रता और बंधुता के आदर्श की प्रेरणा कहां से ली गई है? समानता, स्वतंत्रता और बंधुता के आदर्श की जो प्रेरणा है प्रस्तावना में, ठीक है, वो कहां से ली गई है? ये ली गई है दोस्तों फ्रांसीसी क्रांति से ली गई है। ठीक है, कहां से ली गई है? फ्रांसीसी क्रांति से ली गई है, याद रखना आपको। आगे देखो, निम्न शब्दों को सही क्रम में विन्यस्त करें जिस क्रम में उन्हें भारत के संविधान की प्रस्तावना में लिखा गया है। ठीक है, तो दोस्तों आपको सबसे पहले एक बात का याद रखना होगा कि अपनी जो प्रस्तावना है वो आपको याद होनी चाहिए इसके लिए। ठीक है, इसके लिए अपने को प्रस्तावना याद होनी चाहिए कि मतलब अपनी प्रस्तावना है वो क्या है। तो दोस्तों प्रस्तावना के बारे में मैं आपको पहले भी काफ़ी चीज़ें हैं वो बता चुका हूँ प्रस्तावना से संबंधित, कि अपनी प्रस्तावना है वो क्या है। एक वीडियो भी मैंने दोस्तों बता रखा है, ठीक है, कि अपनी प्रस्तावना क्या क्या है। हम भारत के लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है, लोकतांत्रिक गणराज्य। तो देखो गणराज्य, अब देखो यहाँ पे कूट भाषा में अपने को जमाना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम भारत के लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 नंबर पे। फिर समाजवादी आएगा, ठीक है, फिर आएगा धर्मनिरपेक्ष, ठीक है, फिर उसके बाद में दोस्तों लोकतांत्रिक, ये आएगा 4थे नंबर पे, और लास्ट में आएगा गणराज्य। हम भारत के लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। ठीक है, ये अपनी प्रस्तावना की पहली लाइन है। ठीक है, आपको ये जो वर्ड हैं वो याद होने चाहिए। मैंने प्रस्तावना करवा रखी है और उसमें आपको बता भी रखा है, उसके क्वेश्चन भी करवा रखे हैं, उसमें मैंने बता रखा है ये। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 3, 2, 5, 4। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 18 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य संकल्प प्रस्तावित किया था जो भारत के संविधान की उद्देशिका का आधार बना? तो मैंने आपको दोस्तों थोड़ी देर पहले ही बताया था, डेट आपको 3 याद रखनी है, 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946 और 13 दिसंबर 1946। मैंने तीनों के बारे में आपको बता रखा है। 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव लेकर आए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो इसका डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखो 19 नंबर प्रश्न है, देखो निम्न को सुमेलित करें। सूची फर्स्ट में दोस्तों संवैधानिक विशेषता बता रखी है और सूची सेकंड में स्रोत, यानी कि कौन सी चीजें हैं वो कहाँ से ली गई है। ठीक है, देखो यहाँ पे नीति निर्देशक तत्व सबको पता है कि कहाँ से लिए गए हैं, तो ये आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक है, समवर्ती सूची है वो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं, यानी कि समवर्ती सूची की बात आ रही है तो यहाँ पे क्रिकेट में नंबर 1 जो खिलाड़ी माने जाते हैं वो ऑस्ट्रेलिया के माने जाते हैं। ठीक है, और वो हमेशा अधिकतर नंबर 1 पे ही रहती है, तो सूची में फर्स्ट पे कौन है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो समवर्ती सूची है ये कहाँ से ली गई है? तो ये
ऑस्ट्रेलिया से। और आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का स्थगित किया जाना, ये दोस्तों जर्मनी के संविधान से लिया गया है। और विधि का शासन है, ये दोस्तों ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पे आप देख सकते हैं विधि का शासन ब्रिटेन 4-3-2-1, 4-3-2-1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कूट भाषा में इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर का जो ऑप्शन है वो सही उत्तर। ठीक है, आगे देखो 20 नंबर प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय का गोकलनाथ मुकदमे में क्या निर्णय था। तो इसका निर्णय क्या था, निर्णय था मौलिक अधिकारों को संक्षिप्त या संशोधित नहीं किया जा सकता। ठीक है, मौलिक अधिकारों को संक्षिप्त या संशोधित नहीं किया जा सकता, ये निर्णय था दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय का। ठीक है, तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय का केशवानंद भारती मुकदमे में क्या निर्णय था। देखो ये मुकदमे भी अलग अलग है। ठीक है, ये आपको अपवाद है वो कुछ याद रखने पड़ेंगे, ये मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, अगर आपने प्रस्तावना का वीडियो देखा है तो प्रस्तावना के वीडियो मैंने आपको ये बता रखे हैं। ठीक है, मौलिक अधिकारों का वीडियो देखा है तो उसमें भी बता रखे हैं, मैंने पहले करवा चुका हूं मैं ये सब चीजें। ठीक है, तो देखो सर्वोच्च न्यायालय का केशवानंद भारती मुकदमे में क्या निर्णय था। तो इसका जो निर्णय है वो था दोस्तों, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन की शक्ति का प्रयोग संविधान के मूलभूत ढांचे या मौलिक तत्वों में परिवर्तन करने के लिए नहीं किया जा सकता है। ये इसका दोस्तों निर्णय था सर्वोच्च न्यायालय का। ठीक है, तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, सुमेलित कीजिए। ठीक है, सूची फर्स्ट में भारत के संविधान के उपबंध दिए गए हैं और सूची सेकंड में दोस्तों स्रोत दिए गए हैं। तो देखो संविधान संशोधन, अब देखो जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है। तो देखो कौन सी टीम कौन सी क्रिकेट टीम अपने खिलाड़ियों को ज्यादातर बदलती रहती है, नए नए खिलाड़ी लेके आती है। ठीक है, तो वो है दक्षिण अफ्रीका। और दक्षिण अफ्रीका है वो दोस्तों कभी भी टॉप पे नहीं आई है। ठीक है, तो जो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, नीति निर्देशक अभी मैंने आपको बताया था आयरिश संविधान से लिया गया है। और राष्ट्रपति का आपात अधिकार है, ये दोस्तों जर्मनी के संविधान से लिया गया है। और संघ राज्य संबंध है, ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3-4-1-2, यानी कि बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखो 23 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है जबकि वह राज्य की राजकीय भाषा है, जबकि वह राज्य की राजकीय भाषा है। तो वो है दोस्तों अंग्रेजी। ठीक है, अंग्रेजी को दोस्तों राज्य की राजकीय भाषा तो है, लेकिन इसको 8वीं अनुसूची में इसको शामिल नहीं किया गया। ठीक है, तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखो, निम्नलिखित में से सुमेलित है, तो यहाँ पे दोस्तों कौन सी अनुसूची के अंदर जो चीज दे रखी है वो सही सुमेलित है। तो यहाँ पे देखो भाषाएं, देखो चौथी अनुसूची में दोस्तों राज्यसभा में सीटों का बंटवारा बताया गया है। तो इसमें क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल ये एक ही सुमेलित है, बाकी के 3 इसमें गलत है। अब कैसे, देखो 7वीं अनुसूची में सूची है, समवर्ती सूची, संघ सूची और राज्य सूची। यहां पे भाषाएं दे रखा है, भाषाएं 8वीं अनुसूची में है, गलत हो गया। 8वीं अनुसूची में देखो संघ, राज्य और समवर्ती सूची दे रखा है, ये गलत है, ये 7वीं अनुसूची में है संघ, राज्य और समवर्ती सूची। 9वीं अनुसूची में यहाँ पे देखिए दल बदल के आधार पर अयोग्यता का प्रावधान। दोस्तों दल बदल का जो प्रावधान है वो 10वीं अनुसूची में दे रखा है, तो यहाँ पे 9वीं अनुसूची दे रखी है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, एक सही है इसमें, पहला, चौथी अनुसूची। ठीक है, 25 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना विषय है। भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना है विषय, वो क्या है। तो वो है दोस्तों इसमें समवर्ती सूची में।
ठीक है, आर्थिक योजना है का जो विषय है वो समवर्ती सूची में है। सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, पंचायत राज व्यवस्था से संबंधित 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा किस अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया? जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था पंचायती राज से संबंधित है, तो उसको कौन सी अनुसूची में जोड़ा गया? तो दोस्तों दल बदल के बाद यानी कि 10वीं अनुसूची के बाद 11वीं अनुसूची आती है, उसमें दोस्तों ये पंचायती राज व्यवस्था वाला जोड़ा गया था। तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है। अब ये देखो दोस्तों, ये आ गई अपनी, ठीक है, अनुसूची आ गई। प्रश्न देखो, निम्न को सुमेलित किए। देखो अगर आपको अनुसूची पूरी आती है ना तो आप इस प्रश्न को सही कर सकते हो, ठीक है, और आपको पता भी होना चाहिए। मैं देखो अनुसूची के मैंने 4-5 क्वेश्चन है वो ऊपर करवा चुका हूं, तो आपको पता होगा दोस्तों इसमें कि कौन सी किस में क्या है, ठीक है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दे रखा है, यानी कि कौन सी अनुसूची में क्या है वो अपने को इसमें बताना है। तो देखो मैंने सबसे पहले यहाँ पे देखो जो चौथी अनुसूची है, चौथी अनुसूची मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, ठीक है, ऊपर क्वेश्चन गया है, उसका आंसर था राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, अनुसूची 4। इसमें देखो आप, तो पहले का इसमें 4 हो जाएगा। देखो राज्यसभा में विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को सीटों का आवंटन, ठीक है। अब दोस्तों आप आगे देखिए, यहाँ पे 7वीं अनुसूची में मैंने अभी आपको बताया था कि 3 सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची आती है इसमें। अब किस में है वो? तो देखो यहाँ पे 7वीं अनुसूची दूसरा नंबर वाले में देखो, सभी विषयों का 3 सूचियों में विभाजन, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो अपनी चौथी और 7वीं अनुसूची हो गई, ठीक है। अब आगे देखो यहाँ पे 6ठी अनुसूची। तो दोस्तों 6ठी अनुसूची में क्या है? तो दोस्तों 6ठी अनुसूची में भी आपको पता होना चाहिए, देखो यहां पे छठी अनुसूची में देखिए असम, मेघालय और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन से संबंधित प्रावधान है छठी अनुसूची के अंदर, ठीक है। यह आपको इसमें याद रखना है, यानी कि 6 का क्या हो जाएगा? 5। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र है, ठीक है। अब आप देखो तीसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची में दोस्तों शपथ एवं घोषणाओं के प्रकार हैं। पहला देखिए आप, ठीक है, सूची सेकंड में पहला नंबर का। और बच गया अपने पास 9वीं अनुसूची, और 9वीं अनुसूची है ये भूमि सुधार से संबंधित है। तो इसमें देखो राज्य की व्यवस्थापिका के भूमि सुधारों एवं जमींदारी उन्मूलन से संबंधित अधिनियम एवं कानून है, ठीक है। तो ये मैंने आपको अनुसूची लगभग है वो सारी मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 4, 5, 2, 3, 1, ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। तो इसमें 4, 5, 2, 3, 1 बी नंबर का जो ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है? तो मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि अनुसूची 10 में दल बदल विरोधी कानून है, ठीक है, आर्टिकल 10वीं अनुसूची में, ठीक है। तो इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा 10वीं अनुसूची। नेक्स्ट है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है। ये क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैसे? तो देखिए कूट भाषा में अपने को बताना है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अपन क्या कर सकते हैं धार्मिक उसमें, ठीक है। देखो धर्म प्रचार करने का अधिकार है, बिल्कुल सही है दोस्तों, धर्म का प्रचार आप कर सकते हैं। सिखों को कृपाण धारण करने एवं रखने का अधिकार है, बिल्कुल है साहब, रख सकते हैं आप। राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार है, ये भी इसमें बिल्कुल सही है।
चौथा देखो, धार्मिक निकायों को लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार, ये गलत है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। यानी कि आप किसी का धर्म है वो परिवर्तन नहीं करा सकते, ठीक है। तो इसका चौथा नंबर का ऑप्शन है वो इसमें गलत हो जाएगा, बाकी के 3 इसमें सही है। कूट भाषा में इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन 1, 2, 3। आगे देखो 30 नंबर का प्रश्न है, निम्न को सुमेलित करें। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दोस्तों यहाँ पे दे रखी है। सूची फर्स्ट में अनुच्छेद और सूची सेकंड में प्रावधान। बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है दोस्तों। इस प्रश्न का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अब दोस्तों इसमें देखिए आप, आर्टिकल सारे 19 के हैं लेकिन 19 में एक के भी भाग हैं। ये चीजें आपको बहुत कम देखने को मिलती है, क्लासों के अंदर भी बहुत कम करवाई जाती है, ठीक है। और ये चीजें आपको पता होनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आर्टिकल 19(1) क, आर्टिकल 19(1) क में क्या प्रावधान है? तो दोस्तों इसमें प्रावधान है किसी भी व्यवसाय या वृत्ति को अपनाने चुनने की स्वतंत्रता। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे देखो आर्टिकल 19(1) क के अंदर भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 19(1) क में क्या है? भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। आगे देखो आर्टिकल 19(1) ग, इसमें क्या है? इसमें दोस्तों संघ या संगठन बनाने का अधिकार है, आर्टिकल 19(1) ग। और आगे देखो आर्टिकल 19(1) न, इसमें देखो दोस्तों इसमें कौन सा प्रावधान है? तो इसमें प्रावधान है देश के किसी भाग में रहने या बसने की स्वतंत्रता है, ठीक है। और 19(1)(6) में क्या है? तो इसमें है दोस्तों किसी भी व्यवसाय या वृत्ति को अपनाने, चुनने या करने की स्वतंत्रता है, ठीक है। तो ये मैंने सारे के सारे यहाँ पे सुमेलित कर दिए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है 3, 2, 1, 4। 3, 2, 1, 4 कूट भाषा में इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है डी नंबर का ऑप्शन 3, 2, 1, 4। 31 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन से वे अधिकार हैं जो भारतीय नागरिकों के साथ ही भारतीय क्षेत्र में निवास करने वाले विदेशियों को भी प्राप्त है? निम्न में से कौन से वे अधिकार हैं जो भारतीय नागरिकों के साथ ही भारतीय क्षेत्र में निवास करने वाले विदेशियों को भी प्राप्त हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, यह अधिकार विदेशियों को भी प्राप्त है भारतीयों के साथ साथ, ठीक है। और देखो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। ये 2 अधिकार हैं, ये भारतीयों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है। ये 2 अधिकार आपको याद रखने हैं, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। 2 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखो 32 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों निम्नलिखित कथनों पर अपने को क्या करना है? विचार करना है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे इस प्रश्न को आप छोड़ सकते हैं दोस्तों, क्योंकि इसमें दोनों ही गलत है, ठीक है। आप अगर चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें दोस्तों दोनों ही कथन है वो गलत है, ठीक है। आगे देखो, भारत के संविधान का भाग 3 संबंध है। तो भाग 3 में दोस्तों क्या है? भाग 3 में मूल अधिकारों से संबंधित है भाग 3, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार 14 साल से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक कार्यों में नियोजित करने पर प्रतिबंध लगाता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार वाला, ठीक है। तो इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो 35 नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए
भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर निम्न में से कौन सा विवेक संगत प्रतिबंध लगा सकता है? भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर निम्न में से कौन विवेक संगत प्रतिबंध लगा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों संसद। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से संविधान संशोधन द्वारा निकाल दिया गया है। यह अधिकार अब किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त है? तो यह अधिकार कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त है? तो देखिए दोस्तों, आर्टिकल 300 के तहत ये अब एक कानूनी अधिकार बन चुका है। ठीक है, मूल अधिकारों की सूची से इसको 44वें संविधान संशोधन के तहत हटाया गया था 1978 के अंदर। ठीक है, और अब वर्तमान में आर्टिकल 300 के अंदर निहित है। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखो, अनुच्छेद 19 व 21 द्वारा प्रत्याभूत अधिकार निम्नलिखित में से किसके द्वारा उल्लंघन करने पर संवैधानिक उपचार का प्रावधान करते हैं? तो संवैधानिक उपचार का प्रावधान करते हैं संघ सरकार, राज्य सरकार और नगर पालिका द्वारा। ठीक है, तो ये तीन इसके बिल्कुल सही राइट आंसर हो जाएंगे। निजी व्यक्तियों द्वारा ये गलत हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो कूट भाषा में इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन 1 2 3। आगे देखिए, देखो वीडियो पूरा देखना है दोस्तों, बीच में आलस मत मार जाना, ऐसे क्वेश्चन आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। 38 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में की जा सकती है? तो यानी कि राष्ट्रीय आपात की घोषणा है वो किन परिस्थितियों में की जा सकती है अनुच्छेद 352 के अनुसार? तो देखो, युद्ध, बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के अनुसार ये राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा सकती है। तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों, दो कथन यहाँ पे दिए गए हैं, अपने को बताना है कि इनमें से कौन सा कथन है वो सही है। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ पे भारत के 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा अब मौलिक अधिकार बन गया है। ठीक है, बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, 86वें संविधान संशोधन के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा प्रदान की जाएगी। तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखो, सर्व शिक्षा अभियान केवल उत्तरी तथा पश्चिमी भारत में प्रारंभ किया गया है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो संपूर्ण भारत में किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है केवल एक, ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से भारत के संविधान के 51वें अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में व्यक्त किए गए हैं? तो दोस्तों, अपने को बताना है कि 51वें अनुच्छेद में, जब आपको पता है कि आर्टिकल 36 से लेके 51 तक इसमें नीति निर्देशक तत्व आते हैं। ठीक है, और अब आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि आर्टिकल 51 में क्या है। सीधा सा सिंपल क्वेश्चन मैं आपको डायरेक्ट पूछूं तो आर्टिकल 51 में क्या है? ठीक है, और अपने को बताना है इन तीन कथनों में से कि कौन सा कथन वो सही है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। दूसरा है, राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का प्रयास करेगा। तीसरा है, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थों द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो इसमें तीनों ही कथन है वो बिल्कुल सही है। ये तीनों की तीनों चीजें हैं, ये आर्टिकल 51 के अंदर आपको देखने को मिलेगी। नीति निर्देशक तत्व में आती है दोस्तों ये चीजें, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। जो जो क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं उनका स्क्रीनशॉट लेते जाइए।
आगे देखो, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा नई अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा की रचना प्रस्तावित कर सकती है? यानी कि नई अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की जो रचना है वो प्रस्तावित कर सकती है कौन? राज्यसभा। ठीक है, जैसे आईपीएस वगैरह ये होते हैं तो ये पद की व्यवस्था कौन करता है? ये जो नई अखिल भारतीय जो प्रशासनिक सेवाएं हैं इनकी जो रचना है, इनका जो निर्माण है वो राज्यसभा करती है। ठीक है, तो ये कौन से आर्टिकल के तहत करती है? ये अनुच्छेद कौन सा है? वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 312। ठीक है, तो इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अनुच्छेद 85। ठीक है, तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति है, लोकसभा को भंग कर सकता है आर्टिकल 85 के अंतर्गत। 43 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित करें। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड यहाँ पे दे रखी है दोस्तों। ठीक है, अपने को क्या करना है? मिलान करना है। प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? सबको पता होना चाहिए दोस्तों, नॉर्मल सी चीज है। जो प्रथम संविधान संशोधन है वो 1951 में हुआ था। कब हुआ था? 1951 में। ठीक है, आगे देखो, नागरिकता अधिनियम। नागरिकता अधिनियम दोस्तों 1955 में आया था। और राज्य पुनर्गठन अधिनियम, ये दोस्तों सबको पता है इस बारे में, 1956 में आया था राज्य पुनर्गठन अधिनियम। और राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी अधिनियम है, ये दोस्तों 1952 में आया था। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो 4 तो लास्ट में आएगा ही, यानी कि 3 2 1 4, 3 2 1 4, यानी कि डी नंबर का जो ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है, नागरिकों के मूल कर्तव्यों की सूची भारतीय संविधान के जिस अनुच्छेद में दी गई है वह कौन सा है? मूल कर्तव्यों की सूची कौन से अनुच्छेद में दी गई है? सीधा सा है 51 क या 51 ए। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा या कौन से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंध है? तो मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले, आर्टिकल 36 से लेके 51 तक नीति निर्देशक तत्व है। ठीक है, और 51 के में क्या है? मूल कर्तव्य। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, नागरिक समता का आशय है। तो नागरिक समता का आशय क्या है? तो इसका आशय है कानून के समक्ष समता। ठीक है, तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखो, मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। तो मौलिक अधिकारों का जो संरक्षक है वो कौन है? तो वो है सर्वोच्च न्यायालय है, वो मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, जब कोई न्यायालय आदेश द्वारा किसी लोक प्राधिकारी को उसका कर्तव्य करने के लिए निर्देश देता है, यदि उसका कर्तव्य पूरा न करने से याचिकाकर्ता को क्षति पहुंचती है, तो इसे निम्नलिखित में से कौन सी एक याचिका कहते हैं? ये दोस्तों रिट का आपने नाम सुना होगा। बंदे प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेक्षण, परमादेश, ये रिट है। ठीक है, तो ये दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के पास में ये रिट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जब कोई न्यायालय आदेश द्वारा किसी लोक प्राधिकारी को उसका कर्तव्य करने के लिए निर्देश दिया गया है, यदि उसके कर्तव्य पूरा न करने से याचिकाकर्ता को क्षति पहुंचती है, तो इसे निम्नलिखित में से कौन सी एक याचिका कहते हैं? तो इसको कहते हैं परमादेश। ठीक है, जैसे आदेश देते हैं ना वैसे ही। तो इसमें सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखो, 49 नंबर प्रश्न, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के जो सदस्य हैं वो दोस्तों कौन कौन होते हैं? तो देखिए दोस्तों, कूट भाषा में अपने को इसमें बताना है। देखो,
संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, बिल्कुल सही है। मनोनीत सदस्य नहीं, मैंने यहाँ पे बोला है निर्वाचित सदस्य, ठीक है। मनोनीत भाग नहीं लेते राष्ट्रपति के निर्वाचन में। आगे देखो, राज्य विधानमंडलों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, गलत है, ठीक है। आप देखो, विधान परिषद होती है और विधान सभा होती है, तो दोनों भाग नहीं लेते, ठीक है। विधान परिषद के सदस्य है वो भाग नहीं लेते इसमें, सिर्फ विधानसभा के लेते हैं। आगे देखो, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य बिल्कुल लेते हैं, यानी कि अपना दूसरा वाला गलत हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, दूसरा वाला गलत है। तीसरा देखो, दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये भी इसमें भाग लेते हैं, बिल्कुल सही है। तो 1, 3 और 4 ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर का ऑप्शन। 50 नंबर प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्यों द्वारा किया जाता है जिसमें सम्मिलित नहीं होते। तो दोस्तों उसमें कौन सम्मिलित नहीं होते? तो इसमें स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के चयनित सदस्य, ठीक है। तो ये दोस्तों इसमें ये भाग नहीं लेते, ये इसमें सम्मिलित नहीं होते, तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 51 नंबर प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा? यानी कि जब राष्ट्रपति भी नहीं हो, उपराष्ट्रपति भी नहीं हो, तो राष्ट्रपति के पद के रूप में कार्य कौन करेगा? तो सीधा सा है, आपको पता होना चाहिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश होता है, ठीक है, वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा जब राष्ट्रपति भी नहीं हो और उपराष्ट्रपति भी नहीं हो। और जैसे मैं अब एक क्वेश्चन और पूछता हूं कि जैसे राष्ट्रपति भी नहीं हो, उपराष्ट्रपति भी नहीं हो और सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश भी नहीं हो, तो राष्ट्रपति के पद का जो कार्य है वो कौन करेगा? तो दोस्तों मैंने आपको यहां पे बता दिया कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश करेगा राष्ट्रपति। अगर मुख्य न्यायाधीश भी नहीं हो उस टाइम तो क्या करोगे आप? तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश है, ठीक है, वो राष्ट्रपति के पद का ग्रहण करेगा, ठीक है, कार्य करेगा उसका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का सुप्रीम कोर्ट का प्रधान न्यायाधीश यानी कि मुख्य न्यायाधीश, सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। देखो वीडियो पूरा देखना क्योंकि इससे आपकी जो पूरी पॉलिटिकल साइंस है वो कंप्लीट हो रही है, आपका रिवीजन भी हो रहा है और अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों शायद ही आपने कभी पढ़े होंगे, आपने तो पढ़े होंगे कि हाँ ये इसमें ये होगा, राष्ट्रपति का नियुक्त होता है, प्रधानमंत्री नियुक्त होता है, ठीक है, ये ऐसे चीजें हैं वो आपको याद होनी चाहिए। 52 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखो, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का आरोप लगाकर उसे हटाने का प्रस्ताव पारित होना चाहिए। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का आरोप लगाकर उसे हटाने का प्रस्ताव पारित होना चाहिए, कहां से? तो उसके हटाने का जो प्रस्ताव है वो है संसद के जांच करने वाले सदन के 2/3 बहुमत द्वारा। दोस्तों ये प्रस्ताव है वो पारित होना चाहिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन। आगे देखो, राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक है? यानी कि राष्ट्रपति अगर आपातकाल की घोषणा करता है तो उसमें स्वीकृति होनी चाहिए राष्ट्रपति के पास भी। तो वो स्वीकृति किसकी होनी चाहिए? वो अकेला निर्णय नहीं ले सकता। तो दोस्तों ये रहती है संसद की स्वीकृति होनी चाहिए उसके पास में, ठीक है। तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखो, उपराष्ट्रपति कब राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर लेता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है तब भी, राष्ट्रपति के बीमार हो जाता है तब भी, राष्ट्रपति का पद रिक्त होने तथा राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में भी राष्ट्रपति के पद का ग्रहण कर लेता है कौन? उपराष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी स्थितियों में, डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर।
55 नंबर प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों निम्नलिखित कथनों पर अपने को इसमें विचार करना है कि कौन सा कथन इसमें सही है। तो देखिए दोस्तों, यहां पे आप देख सकते हैं, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा होता है, बिल्कुल सही है। रिक्ति की अवधि के दौरान उपराष्ट्रपति के कर्तव्यों के निर्वहन के लिए किसी व्यक्ति के बारे में संविधान उल्लेख नहीं करता, ये भी इसमें बिल्कुल सही है। तो दोस्तों ये दोनों ही कथन है, ये बिल्कुल सही है। कूट भाषा में इसका सही उत्तर हो जाएगा दोनों, एक और दो, ठीक है। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखो, राष्ट्रपति का फॉर्म तो मैं भी भर सकता हूं, आप भी भर सकते हो, ठीक है। और भी अगर कोई इच्छुक है तो जैसे आप आईएएस, आरएएस और भी टीचर वगैरह का फॉर्म भरते हैं, ऐसे आप भी भर सकते हो राष्ट्रपति का फॉर्म। लेकिन उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा तो आप देख लीजिए दोस्तों यहां पे, ठीक है। देखो, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए योग्य उम्मीदवार के नामांकन पत्र पर कम से कम 50 प्रस्तावकों तथा 50 अनुमोदकों के हस्ताक्षर होने चाहिए, ठीक है। समझ में आया आपको, ठीक है, कि 50 प्रस्तावकों और 50 अनुमोदकों, ठीक है, ये इनके हस्ताक्षर होने चाहिए यहाँ पे किसके पास में। तो दोस्तों अगर आप राष्ट्रपति का फॉर्म भर रहे हैं तो आपको ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। और देखो यहाँ पे राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्धारित जमानत है वो यहाँ पे 25,000 दे रखी है, लेकिन 25,000 ज्यादा है दोस्तों, 15,000, ठीक है। तो 15,000 है राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्धारित जमानत, ठीक है। तो इसमें पहला कथन अपना सही है, दूसरा कथन इसमें गलत है। इसमें 25,000 की जगह 15,000 होता तो सही होता है। तो इसमें कूट भाषा में इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल एक। आगे देखो 57 नंबर प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष कौन है। तो भारत में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष है वो कौन है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, वो है प्रधानमंत्री, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखो, भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का जो प्रस्ताव पारित किया जाता है वो कहां से किया जाता है सर्वप्रथम। यानी कि भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का जो प्रस्ताव है वो प्रस्तावित किया जा सकता है तो कहां पर। तो ये किया जा सकता है केवल राज्यसभा में, ठीक है। राज्यसभा में ही किया जाता है क्योंकि राज्यसभा के सभापति के रूप में ही कार्य करता है कौन, उपराष्ट्रपति। आगे देखो, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को चुनता है। तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को चुनता है। चार ऑप्शन आपके सामने है, कूट भाषा में अपने को इसमें उत्तर देना है। तो देखो, लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को, बिल्कुल सही है, पहला कथन बिल्कुल सही है, इसी को ही चुनेगा जिसे चाहे वह, ये गलत हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आगे देखो, उस व्यक्ति को जो लोकसभा में बहुमत का समर्थन हासिल कर सके या उस पार्टी के नेता को जिसका संसद के दोनों सदनों में बहुमत हो। तो दोस्तों इसमें एक तो पहला सही है और एक तीसरा सही है, ठीक है। एक तो पहला सही है और एक तीसरा सही है। बाकी इसमें प्रधानमंत्री को दोस्तों राज्यसभा से कोई लेना देना ही नहीं है, लोकसभा में बहुमत दल का नेता है तो वो प्रधानमंत्री है, ठीक है। तो इसमें एक और तीन है, ये बिल्कुल सही है, बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि राष्ट्रपति का जो पेमेंट होता है, उपराष्ट्रपति का जो पेमेंट होता है वो दोस्तों 0 रुपये होता है। उपराष्ट्रपति का वेतन है वो 0 रुपये होता है। उसको जो वेतन है वो राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है, ठीक है। ये चीज आपको थोड़ा याद रखना है। आगे देखो, राष्ट्रपति पर किस आधार पर महाभियोग प्रक्रिया चलाई जा सकती है। तो राष्ट्रपति पर
किस आधार पर महाभियोग प्रक्रिया चलाई जा सकती है? तो वो है संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया भी चलाई जा सकती है। बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखो, राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद कब तक संभाल सकता है? तो कब तक संभाल सकता है? तो दोस्तों अधिक से अधिक 6 माह तक संभाल सकता है। उपराष्ट्रपति की मृत्यु के बाद उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद है वो 6 माह तक संभाल सकता है। ठीक है, तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा इसका। आगे देखिए, भारत के राष्ट्रपति को इस पद की शपथ कौन दिलाता है? यानी कि भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो शपथ की बात करें तो वो भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है दोस्तों, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। आगे देखो, 63 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से राष्ट्रपति की समाधान शक्तियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन है वो सही नहीं है, ये अपने को इसमें बताना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, वह राज्य या संघ के विरुद्ध किसी भी कानून के अंतर्गत प्रविलंबन और स्थगन प्रदान कर सकता है। ठीक है, एक तो ये है। दूसरा, उसकी समाधान की शक्तियां न्यायिक पुनरावलोकन के लिए खुली है। ठीक है, तो केवल दोस्तों इसमें 2 और 4 यही सही है, 2 और 4 यही सही है। बाकी इसमें दोस्तों ये गलत दे रखे हैं, 2 और 4 ये दोनों ही गलत है इसमें। ठीक है, और बाकी इसमें दोनों सही है। ठीक है, इसमें गलत पूछा है अपने को कि समाधान शक्तियों के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों गलत है। बाकी देखो, मृत्युदंड के विरुद्ध समाधान कर सकता है राष्ट्रपति, केवल वो ही होता है जो मृत्युदंड को समाधान में बदल सकता है। आपको पता होगा कि अभी दिल्ली के अंदर जो निर्भया कांड हुआ था, उसमें उसके 4 दोषियों को फांसी की सजा दी गई थी। वो बार बार राष्ट्रपति के पास में याचिका भेज रहे थे, पत्र भेज रहे थे कि भाई माफ़ कर दो, फांसी माफ़ कर दो। तो वो राष्ट्रपति कर सकता है ये चीज़ें। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन 2 और 4। आगे देखिए, राष्ट्रपति अपना कार्यकाल 5 वर्ष के लिए संभालता है। कब से कब तक संभालता है? तो ये दोस्तों अपने कार्यालय में प्रवेश होने की तारीख से 5 वर्ष तक संभालता है। ठीक है, तो बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखो, राष्ट्रपति द्वारा परिवर्तित अध्यादेश, राष्ट्रपति द्वारा परिवर्तित अध्यादेश संसद के पुनः एकत्र होने पर उसके सम्मुख अवक्ष से रखा जाना चाहिए। ठीक है, तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। 66 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन से मामले में संसद में विधेयक प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक है? तो यानी कि वो विधेयक कौन सा है? तो वो विधेयक है दोस्तों, देखो कौन कौन सा। एक तो धन विधेयक, धन विधेयक के लिए भी राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक है सदन में प्रस्तुत करने से पहले। आगे देखो, ऐसे करों को प्रभावित करने वाला बिल जिसमें राज्य की रुचि हो। आगे देखो, व्यापार की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने वाला राज्य विधेयक। ये तीनों ही इसमें सही है, डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, सर्वसहमति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति थे, तो कौन थे? तो वो थे दोस्तों एन संजीव रेड्डी। एन संजीव रेड्डी हैं, ये भारत के निर्वाचित राष्ट्रपति थे सर्वसम्मति से। ठीक है, तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। 68 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो, आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकता है? तो जो संचित निधि का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, तो ये आकस्मिकता निधि है, ये उसी का ही दूसरा नाम है। तो इसको राष्ट्रपति है वो कैसे व्यय कर सकता है? इसको दोस्तों संसदीय स्वीकृति से पूर्व इसको व्यय कर सकता है। ठीक है, आगे देखो, निम्नलिखित आपातकालों में से राष्ट्रपति किन आपातकाल की घोषणा स्वयं ही कर सकता है? यानी कि कौन से आपातकाल की घोषणा है वो राष्ट्रपति स्वयं कर सकता है? तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सशस्त्र विद्रोह के कारण लगाया गया आपात,
वित्तीय आपातकाल, राज्यों में राष्ट्रपति शासन। ये चीज है, ये दोस्तों राष्ट्रपति के अकेले के हाथ में नहीं है, राष्ट्रपति को अनुमति लेनी ही पड़ेगी, ठीक है, संसद से। तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, राष्ट्रपति अकेला स्वयं कुछ भी नहीं कर सकता इसके बारे में, ठीक है। तो इसका डी नंबर का ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 70 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के मत का मूल्य निर्भर करता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के सदस्य के मत का मूल्य निर्भर करता है। तो ये दोस्तों संसद में उसके राजनीतिक दल की ताकत पर, ठीक है, गलत है। आगे देखो, उस राज्य पर जिसका कि वह प्रतिनिधित्व करता है, जनसंख्या जिसका कि वह प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। ये दो चीज इंपॉर्टेंट है, दूसरा और तीसरा कूट भाषा में इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन। आगे देखो 71 नंबर प्रश्न, भारत में आनुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था अपनाई जाती है। तो ये आनुपातिक प्रतिनिधित्व जो व्यवस्था है ये कौन कौन सी चीजों के अंदर अपनाई जाती है ये प्रक्रिया? देखो, एक तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में अपनाई जाती है आनुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था, एक उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भी यही प्रक्रिया काम में ली जाती है, और राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में भी यही प्रक्रिया काम में ली जाती है, ठीक है। तो 1 2 3 उपचुनाव दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा, 1 2 3 इसका राइट आंसर कूट भाषा में इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन। अभी तक आपने सिर्फ राष्ट्रपति के बारे में सुना था, 2 नाम और सुन लिया आपने, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा, ठीक है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व वाला क्वेश्चन मोस्ट है। आगे देखो, यदि महाभियोग प्रस्ताव पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को पच्युत समझा जाएगा, ठीक है। तो कब से उसको हटा हुआ माना जाता है राष्ट्रपति को, ठीक है। यदि अगर राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग प्रस्ताव है वो पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को कब से हटा हुआ माना जाएगा उस पद से? तो वो है उस दिनांक से जबकि प्रस्ताव पारित हुआ था, यानी कि प्रस्ताव पारित हुआ था उसी दिन से राष्ट्रपति हटा हुआ माना जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा केवल युद्ध के आधार पर की जा सकती है। दूसरा, केवल बरहा आक्रमण के आधार पर की जा सकती है। केवल केंद्रीय मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर की जा सकती है। यानी कि जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो दोस्तों 3, ठीक है। 73 नंबर का प्रश्न आपको दिख रहा होगा, ठीक है। कूट भाषा में इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 2 4, ठीक है। इन तीनों के आधार पर दोस्तों राष्ट्रपति है वो आपातकाल की घोषणा कर सकता है, राष्ट्रीय आपातकाल की। नेक्स्ट है, संसद की मंजूरी से राष्ट्रीय आपातकाल प्रभावी रह सकता है। तो कब तक प्रभावी रह सकता है? तो ये दोस्तों प्रभावी अनिश्चित काल तक रह सकता है, ठीक है। तो डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आगे देखो, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा स्वतः निलंबित करती है। तो राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा स्वतः निलंबित करती है किसको? तो दोस्तों स्वतंत्रता के अधिकार को, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्री परिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचित करता है? तो सीधा सा है, आप आर्टिकल 75, ठीक है। प्रधानमंत्री वाला मैटर आ गया इसमें। देखो, मंत्री परिषद की नियुक्ति, ठीक है। तो इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के प्रधानमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कौन सा कथन है वो इसमें सही है वो अपने को बताना है। तो देखो, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में वे संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयकों पर राष्ट्रपति की ओर से हस्ताक्षर करते हैं। गलत हो जाएगा दोस्तों ये चीज। राष्ट्रपति होता है, अगर राष्ट्रपति नहीं होता तो मैंने आपको बताया उपराष्ट्रपति होगा, और उपराष्ट्रपति नहीं होता सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा। प्रधानमंत्री इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। आगे देखो,
राष्ट्रपति द्वारा समस्त नियुक्तियों में से उनको सहायता प्रदान करते हैं। मतलब राष्ट्रपति जो जो नियुक्ति करते हैं उनमें प्रधानमंत्री उनकी सहायता करते हैं, यानी कि सिफारिश वो ही करता है प्रधानमंत्री। ठीक है, बिल्कुल सही है। आगे देखो, मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए सभी निर्णयों के बारे में वे राष्ट्रपति को सूचित करते हैं, ये भी इसमें सही है। ठीक है, तो कौन सा कथन सही है? तो 2 और 3, डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 78 नंबर प्रश्न है, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन। आगे देखो, मंत्रिपरिषद से त्याग करने हेतु मंत्री अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है? तो अपना त्याग पत्र है वो दोस्तों किसे संबोधित करता है? तो राष्ट्रपति को संबोधित करता है। बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, मंत्रिपरिषद निम्न में से किस परिस्थिति में विघटित नहीं हो सकती? तो मंत्रिपरिषद कौन सी परिस्थिति में विघटित नहीं हो सकती? तो वो है दोस्तों किसी मंत्री के पद त्याग से। ठीक है, मंत्रिपरिषद है वो विघटित नहीं हो सकती। आगे देखो, प्रधानमंत्री अपनी नियुक्ति के समय यह आवश्यक नहीं है कि वह संसद का सदस्य हो, लेकिन उसे 6 माह के भीतर संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनना आवश्यक है। ठीक है, तो ये प्रधानमंत्री अपनी नियुक्ति के समय ये चीज़ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर वो संसद का सदस्य नहीं है तो उसको प्रधानमंत्री तो बना देंगे, लेकिन 6 महीने में उसको दोस्तों संसद का सदस्य बनना आवश्यक है। कहीं से भी खड़ा करके उसको लड़वा देंगे, जैसे मोदी वाराणसी से लड़ता है, ठीक है, अहमदाबाद से भी लड़ता है। ठीक है, जो राहुल गांधी ने 2 जगह से चुनाव लड़े थे, कहाँ से, एक अमेठी से लड़े थे, एक केरल से लड़ा था। ठीक है, वायनाड से। तो दोनों से इसलिए लड़ते हैं कि अगर एक जगह से हार जाए और एक जगह से जीत जाए तो वो प्रधानमंत्री बनने के लिए 6 महीने का टाइम उनको नहीं लेना पड़ेगा। ठीक है, वही चीज़ है। तो इसमें पहला नंबर का सही है, बाकी इसमें सारे गलत हैं। ठीक है, तो केवल एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो कौन सा एक सही है? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, भारत के संविधान के अनुच्छेद 75 में उपबंध है कि संघ की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगी? तो दोस्तों सीधा सा है कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। ठीक है, ए नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न है, भारत के संघ की कार्यपालिका किन किन से मिलकर बनती है? तो भारत के जो संघ की जो कार्यपालिका है वो किन किन से मिलकर बनती है? तो ये मिलकर बनती है दोस्तों किन किन से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों केवल राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद से मिलकर बनती है दोस्तों कार्यपालिका। ठीक है, भारतीय संघ की कार्यपालिका राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद से। तो इसका सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 84 नंबर प्रश्न है, इसमें आप देख सकते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं, अपने को बताना है कि कौन सा कथन इसमें सही है। तो देखिए, संघ की कार्यपालिका राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों के शीर्ष नेतृत्व में मंत्रिपरिषद से मिलकर बनी होती है, और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है, यानी कि अपना त्याग पत्र है वो उपराष्ट्रपति को देगा राष्ट्रपति। ठीक है, दोनों एक दूसरे को देंगे अगर देना चाहे तो। संसद की कार्यकारी शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती है, तो इनमें से कौन सा कथन सही है? तो ये भी कथन इसमें दोस्तों सही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 1 2 3, तीनों ही कथन है वो इसमें सही है। 85 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है? तो भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है? तो देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। राष्ट्रपति
संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, और संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी। यानी संसद का मतलब होता है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, तो इसमें दोनों ही कथन है वो सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, आगे देखो, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद में बैठक होना आवश्यक है? तो दोस्तों 2 बार बैठक होना आवश्यक है, बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखो, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, संसद के दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य न रहकर कितने समय तक कोई भी संविधान के तहत मंत्री रह सकता है? संसद के दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य न रहकर कितने समय तक संविधान के तहत मंत्री रह सकता है? तो ये रह सकता है दोस्तों 6 महीने तक, बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 89 नंबर प्रश्न है, भारतीय संसद किस रीति से प्रशासन पर नियंत्रण करती है? भारतीय संसद किस रीति से प्रशासन पर नियंत्रण करती है? तो दोस्तों संसदीय समितियों के माध्यम से नियंत्रित करती है ये। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है 90 नंबर का प्रश्न है, संसद के संयुक्त अधिवेशन में विधेयक पारित होता है? तो दोस्तों संसद के संयुक्त अधिवेशन में विधेयक पारित होता है, तो ये दोस्तों दोनों सदनों के कुल उपस्थित व मतदाता सदस्यों के सामान्य बहुमत द्वारा। ठीक है, तो ये पारित होता है, तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 91 नंबर प्रश्न है, वित्तीय विधेयक पर निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन है वो सत्य है? ठीक है, वित्तीय विधेयक के सामने बात हो रही है दोस्तों। ठीक है, वित्त विधेयक में, यानी कि धन विधेयक के समान ही है ये। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए, धन विधेयक के समान है, गलत हो जाएगा। वित्तीय विधेयक है, ये धन विधेयक के समान है, ये इसमें गलत है। ठीक है, धन विधेयक के समान नहीं है, ये साधारण विधेयक के समान है। आगे देखो, इसे केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। राज्यसभा इसमें संशोधन कर सकती है, बिल्कुल सही है। यह राष्ट्रपति की अनुशंसा के बिना ही प्रस्तुत किया जा सकता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि धन विधेयक है वो राष्ट्रपति की अनुशंसा पे ही प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ ये दोस्तों राष्ट्रपति की अनुमति के बिना भी इसको प्रस्तुत किया जा सकता है, तो ये धन विधेयक नहीं है। तो इसमें 2, 3, 4 इसका राइट आंसर, कूट भाषा में इसका सही सी नंबर ऑप्शन। 92 नंबर का प्रश्न है, धन विधेयक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? अब देखो दोस्तों, धन विधेयक से संबंधित, अब देखो, धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, सर्वप्रथम लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, धन विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, बिल्कुल सही है दोस्तों। पहला और दूसरा इसमें बिल्कुल सही है। तीसरा देखो, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय राष्ट्रपति करता है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। इसका अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, कि ये धन विधेयक है या नहीं। ठीक है, राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकती, ये भी इसमें बिल्कुल सही है। ठीक है, यानी कि 1, 2, 3, तीसरा तो गलत है ही, 4, 1, 2, 4, सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर। 93 नंबर प्रश्न है, क्या लोकसभा राज्यसभा द्वारा धन विधेयकों के लिए की गई सिफारिशों को मानने को बाध्य है? क्या लोकसभा राज्यसभा द्वारा धन विधेयकों के लिए की गई सिफारिशों को मानने के लिए बाध्य है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कौन सा? नहीं, बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 94 नंबर प्रश्न है, मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है यदि उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए। तो यह है दोस्तों लोकसभा द्वारा। ठीक है, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो उसको इस्तीफा देना पड़ता है, ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर।
नेक्स्ट है, संसद के किसी सदस्य को दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित करने के लिए निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों का होना अनिवार्य है। यानी कि कई बार देखा होगा कि दल बदल लेते हैं लोग, ठीक है, तो क्या इसमें परिस्थिति होना अनिवार्य है अयोग्य घोषित करने के लिए उसको। तो देखिए, यदि वह अपने दल के विरुद्ध बयान देता है, ठीक है, ये भी जरूरी नहीं है दोस्तों, वो तो सभी देते हैं अगर छोड़ते हैं तो। आगे देखो, अब देखो, यदि वह स्वेच्छा से राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है, ठीक है, एक तो ये दोस्तों अनिवार्य परिस्थितियों में नहीं आता इसका। यदि वह अपने राजनीतिक दल के द्वारा जारी निर्देशों के विरुद्ध मतदान करता है या विपक्षी दल को अपना मत देता है, ये है दोस्तों एक तो अयोग्य घोषित करने की परिस्थिति, ठीक है। दूसरा, यदि वह अपने दल के विरुद्ध बयान देता है, ये भी दोस्तों परिस्थिति है। तीसरा, यदि वह दूसरी राजनीतिक पार्टी के सदस्यता ग्रहण कर लेता है तथा उस दल की सदस्यता छोड़ देता है जिसके टिकट पर उसने चुनाव लड़ा था तथा विजय प्राप्त की थी। तो कूट भाषा में इसका सही उत्तर हो जाएगा 2, 3, 4, ठीक है। 96 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किन किन को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया समान है। तो दोस्तों किन किन को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया समान है, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और भारत के उपराष्ट्रपति, इन तीनों को हटाने की जो प्रक्रिया है वो समान है, ठीक है। तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 97 नंबर प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को पद से हटाया जा सकता है। तो पद से हटाया जा सकता है तो दोस्तों विशेष बहुमत से संसद के दोनों सदन प्रस्ताव पारित कर दे तथा राष्ट्रपति उसका अनुमोदन कर दे तो हटाया जा सकता है। तो इसका ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखो, मुंबई उच्च न्यायालय की निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर कोई न्यायपीठ नहीं है। तो कहाँ पर एक न्यायपीठ नहीं है मुंबई उच्च न्यायालय की, बताना है दोस्तों। यहाँ पे कौन सी पीठ एक नहीं है, न्यायिक पीठ नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों पुणे, ठीक है, पुणे में नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं। किसके मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मूल अधिकारों का संरक्षण में, सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, यदि उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति चुनावों को अमान्य करार देकर शून्य घोषित करता है तो निर्वाचन के बाद और ऐसी घोषणा के मध्य राष्ट्रपति द्वारा किए कार्य क्या होंगे। तो दोस्तों विधि मान्य होंगे, ठीक है। तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज के लिए दोस्तों इतने क्वेश्चन हैं वो काफ़ी है दोस्तों। आपने देखा होगा कितने अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। ऐसे ही मैं बाकी साइंस के, ज्योग्राफी के, है ना, और इतिहास के, भारतीय इकोनॉमी के ये क्वेश्चन है वो लेके आऊँगा दोस्तों मैं, ठीक है। कल अपना नया पार्ट होगा तो बने रहिए आराध्या आरएस एकेडमी के साथ में, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन के अंदर आपके 3-3, 4-4 क्वेश्चन है वो कवर हो रहे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि इसमें अनुसूची वाले के अंदर उसमें सारी अनुसूची आ गई दोस्तों, 5 अनुसूची 6 अनुसूची आ रही है और बाकी की और 2-3 अनुसूचियों के अंदर अलग से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें हैं वो आपकी कंप्लीट हो जाती है, हर टॉपिक क्लियर होता है। तो बने रहिए चैनल के साथ में। आराध्या आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर भी अपने दोस्तों के पास में जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।